सर आपका अमर उजाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे सर कि जो यात्रियों की संख्या है माता वैष्णो देवी धाम के लिए, तो यदि हम पिछले 5 सालों की बात करें तो ये किस तरीके से बढ़ी है सर, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, माँ वैष्णो देवी को जो आने वाले यात्रियों की संख्या है, उसमें पिछले 4 या 5 साल जैसा आपने कहा, तो उसके अंदर निरंतर वृद्धि ही हो रही है। और पिछले 3 साल के मैं आंकड़ों की बात करूँ सन 2022 से लेकर के, तो 2022 में तकरीबन 91 लाख और 23 और 24 में तकरीबन 95 लाख यात्री जो है सालाना तो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं। और जितनी यात्राओं में वृद्धियां हो रही हैं, उतनी ही बोर्ड की तरफ अपेक्षा भी यात्रियों की बढ़ रही है कि सुविधाएं बढ़ाई जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो उस दिशा में बोर्ड काम करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सहूलियत पे ही ये सवाल था कि यदि हम यात्रियों को विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि क्या सुविधाएं हैं, जी। तो वो आप क्या बताएंगे कि यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं अभी पीछे बीते सालों में आपने की हैं, डेवलप की हैं और आने वाले समय में। देखिए, जो यात्री है ना, वो रेल, रोड और एयर तीनों माध्यमों से यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी किस्म के यात्रियों की सुविधाओं के लिए बोर्ड काम करता रहता है। और मैं सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन से शुरू करता हूँ, क्योंकि यात्रा पंजीकरण एक कई बार बड़ा कम्बरसम प्रोसेस कई जगहों पे रहता है, आपको कतारों में वेट करना पड़ता है, समय लगता है। उस चीज को आसान बनाने के लिए बोर्ड की तरफ से यात्रा काउंटर्स में काफी वृद्धि पिछले 2 साल में की गई है और आज के समय में 45 से ज्यादा काउंटर्स हमारे चल रहे हैं। जम्मू में भी हैं, कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं, कटरा शहर में है, ताकि आपको कहीं से भी, जहां पर भी आप कटरा या जम्मू एंटर करें, वहीं से आप कार्ड अपना ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा का समय आपको भीड़ भाड़ के दिनों में भी नहीं लगता है यात्रा पंजीकरण कराने के लिए और अपना RFID कार्ड लेने के लिए। RFID कार्ड एक अलाइड सुविधा है, वो भी एक ऐसी ही चीज है कि हर एक यात्री की हम रियल टाइम बेसिस पर ट्रैकिंग करते हैं। जैसे ही आप यात्रा मार्ग आपने यात्रा शुरू की, वहां से लेकर के पूरे यात्रा मार्ग पर और वापस लौटने तक हम आपकी रियल टाइम बेसिस पर ट्रैकिंग करते हैं, ताकि हमें पता हो किस क्षण कौन सा प्रत्येक यात्री कहाँ पर है। और इससे एक तो सिक्योरिटी हिफाजत के लिए बड़ी अच्छा एक कदम है, और दूसरा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई बार लोगों को फोन चलने की या प्रीपेड सिम कार्ड्स की दिक्कत आती है, तो लोगों को ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कोई भी अगर अपने परिवारजन से बिछड़ जाता है, तो बड़ी जल्दी हम ट्रैक कर पाते हैं कि उसका परिवारजन कहाँ पर है। और तीसरा, ये यात्रा कार्ड 5 लाख तक का मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी यात्री को उपलब्ध कराता है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उनको उस तरीके के जो फ्री ट्रीटमेंट है बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो ये तो है यात्रा पंजीकरण। उसके अलावा बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं पिछले 2-3 साल में शुरू की गई हैं यात्रियों के लिए। लंगर सेवाओं में वृद्धि की गई है। आज के समय में 4 जगह पे जो है निःशुल्क लंगर सेवा जो है यात्री को उपलब्ध कराई जा रही है और 10 से 12 हजार लोग प्रतिदिन इसका लाभ ले रहे हैं। फिर पूरे यात्रा मार्ग पर जो है वाटर ATMs की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल एड यूनिट्स, चिकित्सालय छोटे छोटे हमने बनाए हैं और तकरीबन 40 लोग जो है हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यात्रियों के लिए उपलब्ध है, ताकि अगर किसी प्रकार की परेशानी उनको आती है तो उनको वो कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा भवन पर हमने जो है रुकने की व्यवस्था में काफी वृद्धि पिछले 2-2.5 साल में की है और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 2 साल पहले भवन पर एक नए दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया और वहां पर तकरीबन 3000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क रुक सकते हैं। ये पहली बार है कि निःशुल्क रुकने की सुविधा बोर्ड की तरफ से दी गई है और उसके साथ साथ ही जो अलाइड फैसिलिटीज है, जैसे लॉकर की सेवाएं हैं, कंबल की सुविधाएं हैं, वॉशरूम्स हैं, वो सभी निःशुल्क उसके साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको हम कॉन्स्टेंटली ऐड ऑन कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। सर हमारा अगला सवाल है कि यहाँ पर जो पालकी, घोड़ा, पिट्ठू वाले हैं, इनकी रजिस्टर्ड कितनी संख्या है? देखिए, ऐसा है, कुल मिलाकर के 3 किस्म की सेवाएं, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी, तीनों की कुल मिलाकर संख्या तकरीबन 11,500 के आसपास है, जिसमें से तकरीबन 4,000 घोड़े वाले हैं और बाकी इतने ही तकरीबन पालकी और पिट्ठू वाले हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, SPCA हम जिसको कहते हैं, और जो यहाँ की जिलाधिकारी हैं वो उसके अध्यक्ष रहते हैं और उनके निगरानी में ही इन सभी घोड़े वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। घोड़े का भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है और घोड़ा चालक का भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन उसके थ्रू किया जा रहा है और बोर्ड के ट्रैक पर उसके बाद उनको चलने के लिए। तो क्या इनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जो बोर्ड चला रहा है? देखिए, ऐसा है कि इनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स बोर्ड की तरफ से लगातार लिए जाते हैं और जिसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो है प्रीपेड सर्विसेज, क्योंकि यात्रियों की सहूलियत इसी में रहती है कि उनको आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो बोर्ड के द्वारा प्रीपेड काउंटर्स पूरे यात्रा मार्ग पर स्थापित किए गए हैं, ताकि आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना जो स्लिप है, जो रसीद है, वो ले सकते हैं और उसके बाद आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं।
दूसरा, इनका पंजीकरण जैसे मैंने पहले बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है और जो रेट्स हैं पूरे यात्रा मार्ग पर वो तय किए जाते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो जब ये सर्विसेज हायर कर रहे हों। उसके अलावा इनके लिए जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की सुविधा बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। कैंप्स सभी यात्री जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए लगाए जा रहे हैं ताकि उनको भी धीरे धीरे उनकी जो अपनी सेहत का भी वो ख्याल रख सकें। यात्रियों के साथ भी बातचीत करने का तरीका किस तरीके से उनका करना है, कैसे उनकी हम मदद कर सकते हैं, उन चीज़ों पे बोर्ड लगातार काम कर रहा है। तो कटरा हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से अपना योगदान है? देखिए, अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम कहते हैं कि पिछले साल 2 करोड़ के आसपास सैलानी जम्मू कश्मीर में आए, जो लगभग जो ऐसा आंकड़ा है। और माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी तकरीबन 1 करोड़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 50% जो लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं वो माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इस यात्रा का इस अर्थव्यवस्था के अंदर कितना उसका योगदान है, कितना उसका श्रेय है। और जितना हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जैसे हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें, वंदे भारत जो शुरू हुई है, या आगे जो कश्मीर को ट्रेन जाने वाली है जिसके लिए कटरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हब बनेगा। एक इंटरमोडल स्टेशन कटरा में बनाया जा रहा है। और जो एयरपोर्ट जो एक्सपेंशन जम्मू एयरपोर्ट की हो रही है और उसमें भी जो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स या टूरिस्ट हैं वो माँ वैष्णो देवी की यात्री ही हम देख रहे हैं, जो हमारा तजर्बा है पिछले सालों से रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री में जो वृद्धि हुई है पिछले 4-5 साल में, हर किस्म के होटल्स, चाहे आप धर्मशालाओं की बात कर लें या बड़े होटल्स की बात करें, सभी की संख्या में वृद्धि हुई है, सभी की चेन्स में वृद्धि हो रही है। रेस्टोरेंट्स की जो संख्या है, ईटरीज हैं छोटी-छोटी, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे वो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, सभी की संख्या में वृद्धि हो रही है। रोजगार सभी को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में और सबके सामने प्रत्यक्ष है। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कह रहे हैं तो ऐसा है। जो आप किसी के भी से बात करेंगे कटरा में या कंपेयर करेंगे कि 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ सभी के सामने हैं। अभी आपने सर ट्रेन की बात की, जो ये अपने कटरा से रियासी वाया कश्मीर की बात हो रही है। तो इसके शुरू हो जाने से कटरा के लिए कितनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में जो मेरी यात्रा है, जो माँ वैष्णो देवी के लिए आ रही है, तो तकरीबन 40 से 50% जो मेरे यात्री हैं वो ट्रेन के ज़रिए आते हैं, जो लगभग हमारा अनुमान है और वेरी करता है सीज़न्स के मुताबिक। तो अगर इतने ज़्यादा लोग सिर्फ ट्रेन के माध्यम से आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन की सुविधा और बढ़ेगी तो कितनी वृद्धि इसमें होगी। तो ये हमारा अनुमान है। दूसरा, क्योंकि कश्मीर को जाने का एक अहम पड़ाव कटरा रहेगा और समय लोगों को कम लगेगा, चाहे वो कश्मीर तक आपको पहुंचना है या वंदे भारत ट्रेन की अगर संख्या में जैसा बताया जा रहा है वृद्धि होगी, तो मैं समझता हूँ समय अगर उनके पास ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा समय कटरा में बिताना चाहेंगे। तो इन सभी चीजों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि कटरा में अगर फुटफॉल बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही, लेकिन हम सभी के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो यात्री सेवाओं में हम और वृद्धि करें, इसको और डेवलप करें, क्योंकि संख्या तभी बढ़ती है अगर सुविधाएं होती हैं। क्या इस तरह का सर कोई प्लान अभी आने वाले समय के लिए, क्या किसी तरह का कोई डिटेल आपने तैयार किया, प्लान तैयार किया? जी, बोर्ड की तरफ से काफी इलेबोरेट प्लान है। देखिए, सबसे पहले तो हमने रेलवे स्टेशन पर ही अभी कुछ 3 महीने पहले एक नया पंजीकरण केंद्र स्थापित किया। वो भी एक बड़ा रिसेंट इनिशिएटिव था, इसी चीज को देख करके था कि आगे ट्रेन की संख्याओं में वृद्धि होने वाली है। तो वहां पर डेडिकेटेड काउंटर्स हैं और वहां पर ही आप जैसे ही आप ट्रेन से उतरें, आप तुरंत अपना पंजीकरण करा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और ना आपको कोई रास्ता ढूंढना है कि कहाँ हमें आगे जाना है। ये सबसे पहली चीज। उसके अलावा आपको यात्रा करने के सफर के अंदर आसानी करने के लिए हम एक नया हेलीपैड का निर्माण करने जा रहे हैं और उसके अंदर एक टूरिज्म सर्किट, जो एक पिलग्रिमेज सर्किट मैं कहूँगा, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मिल करके एक हेलीपैड बना रहे हैं कटरा में, ताकि अगर कोई यात्री दोनों धामों के भी दर्शन एक ही समय में एक ही दिन में करके वापस कटरा की ओर लौटना चाहे तो उसको वो सहूलियत कब तक शुरू होने का सर है हेलीपैड? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जून तक इसको हम ऑपरेशनलाइज करें। काफी तेजी से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को हमने एंगेज किया है और काम शुरू हो चुका है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और तकरीबन 20 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन एनविसेज यही किया जा रहा है कि जो हमारा पीक सीजन रहता है जून का, उसके अंदर हम इस सुविधा को लोगों को डेडिकेट कर सकें। जब ये जून में, यदि हम मान लेते हैं कि ये जून में शुरू हो जाता है, तो कम से कम हम कितने यात्रियों को उसके माध्यम से हम आगे ले जाने या उनके डेस्टिनेशन तक ले जाने में सफल हो पाएंगे लगभग? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में जो हेली से यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या तकरीबन 1000 है प्रतिदिन। तो 1000 श्रद्धालु को लाभ मिल पा रहा है। तो तकरीबन इतनी ही संख्या हमारी कोशिश है कि हम ऐड ऑन कर सकें
और फोकस क्योंकि हमारा रहता है ज़्यादातर कि बुजुर्गों को, दिव्यांग को या कुछ ऐसे मेडिकली अनफिट बड़े सारे लोगों जिनको परेशानी है, उनको हम थोड़ा प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी कैटेगरीज के लोगों को हम प्रायोरिटी पर फोकस कर सकें और ताकि उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अंशु जी, आमतौर पर जो हमारे देश में जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल उज्जैन के महाकाल मंदिर हो, तो ये माना जाता है कि बोर्ड जो वहाँ पर प्रबंधन है या बोर्ड जो ट्रस्ट काम कर रहा है, उसकी आय से भी एक अर्थव्यवस्था का बहुत अनुमान लगाया जाता है। तो यदि हम ये बताना चाहें कि जो हमारा श्राइन बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इसकी अपनी जो वार्षिक आय जो है, वो कितनी है? तो इस बारे में आप बोर्ड जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से रहती है कि आय का जो सारा उपयोग है या तो यात्री सेवाओं की वृद्धि में किया जाए या जो हमारे सोशल सपोर्ट इनिशिएटिव्स हैं उनकी तरफ किया जाए, क्योंकि ना केवल सोशल सपोर्ट की मैं बात करता हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की थी यूनिवर्सिटी की स्थापना से, जो कि सन 2004 से काम कर रही है कटरा में ही, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के नाम से। और वो एक सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बोर्ड का फोकस था कि हम इस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन के ऊपर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो बोर्ड का एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट था। उसके बाद गुरुकुल की स्थापना की गई, जो कि वैदिक परंपराओं से कैसे संस्कृत विद्या को आगे हम बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर एक स्कूल है जो चरण पादुका, जो कि माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर स्थित है। उसके बाद एक अस्पताल श्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सन 2016 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो चल रहा है। और एक नर्सिंग कॉलेज स्थापना की गई थी उसी समय में। एक नर्सरी है पौधों की, जिसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख पौधे हम हर साल नर्चर करते हैं, ताकि इस पूरे इलाके में वनीकरण का काम भी बोर्ड की तरफ से जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसकी स्थापना भी सन 2016 में की गई थी और यहाँ के स्थानीय बच्चों को विभिन्न खेलों के अंदर कैसे प्रशिक्षित किया जा सके, तो ना केवल वो प्रदेशीय स्तर पर बल्कि देश के लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सके। और हमारे बच्चों ने हाल ही में पैरालंपिक्स में पदक भी जीते हैं। जो सीईओ अंशुल गर्ग जी जो बात कर रहे हैं, अंशुल गर्ग की आने वाले समय में संवाद के जरिए हम इन समस्याओं का जो कुछ भी भ्रम है उनको दूर करेंगे और फिर विकास की जो गाड़ी है, विकास की रफ्तार है, वो आगे बढ़ेगी। सभी को जय माता दी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।